हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और विद्यापीठ पुनः आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित है। अभी हम लोग लगातार कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी इन्हीं पर क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो हम लोग चलिए अभी हम लोग फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाया। और फंडामेंटल राइट्स थोड़ा सा लंबा और इलेबोरेटेड टॉपिक होता है। यहाँ टिपिकल क्वेश्चंस बहुत सारे बनाए जाते हैं, बनने का आधार है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो कुछ फिर आज फंडामेंटल राइट्स या कुछ अनदर राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। और अब से पहले हम लोग 36 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में ये सीरीज चलेगा। और 37 क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए यानी एजर्सन, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, ये सही है। कारण है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रदान करता है, बिल्कुल ये भी सही है। अब सवाल है इस प्रकार के क्वेश्चंस में सबसे पहले ये देखा जाता है कि अगर दोनों सही है तो दोनों में अगर रिलेशन बनता है, जो कथन है, जो घटना है, अगर उसका कारण इससे रिलेट करता है, इस घटना का ही ये कारण इसी घटना का है, तब तो ए हो जाता है। और दोनों अगर सही है लेकिन इस घटना का ये कारण नहीं हो तो बी हो जाता है। तो वास्तव में कि आत्मा कहने का मतलब कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए कि भाई आज जो हमारा देश स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र जो देश होता है वह नागरिक, स्वतंत्र और परतंत्र देश में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि स्वतंत्र देश के नागरिकों को ही बाय लॉ राइट्स दिए जाते हैं। परतंत्र देश, गुलाम देश के नागरिकों को बाय लॉ राइट नहीं दिए जाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि लंबे समय तक हम लोग अंग्रेज़ के गुलाम रहे और उस काल में जो राइट थे भी बहुत कम सम थे। लॉ इतना फ्लेक्सिबल था कि राइट का अगर कोई अगर राइट को वायोलेट भी आपका करता है तो कोई उसके विरुद्ध सुनवाई नहीं होती थी। इस तरह से लॉ बनाया गया था ब्रिटिश पीरियड में। लेकिन आज हमारा कंट्री फ्री है, इंडिपेंडेंट है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं और इन सभी राइट्स को चूँकि प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 32, जितने भी राइट्स दिए गए हैं सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 32। क्योंकि हम सभी पढ़ते हैं कि आर्टिकल 32 कहता है कि यदि भारत के किसी भी नागरिक के किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगा या उच्च न्यायालय में भी अपील कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय सबसे पहले उस नागरिक के मूल अधिकार को पुनः लागू करने का पूरा प्रयत्न करेगा और लागू करवाएगा। तो ये पूरे संविधान, अगर नागरिक के पास अगर अधिकार ही नहीं हो तो फिर सभी अन्य प्रावधान फीके पड़ जाते हैं। इसीलिए सर्वाधिक महत्व इसी आर्टिकल को देते हुए इन्होंने कोर ऑफ द या हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है। तो इस घटना का इन्होंने इसीलिए कहा कि इसके पीछे ये कारण है। तो दोनों सही है और घटना को आकाश स्पष्टीकरण ये उसका कारण है। तो आंसर क्या हो जाता है? ऐसे कंडीशन में आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी उच्च न्यायालय, इनमें कोई नहीं। एक्चुअली क्या है कि मौलिक अधिकारों में या संविधान में कहीं भी, संविधान के किसी भी खंड में, किसी भी प्रावधान में निश्चित रूप से संशोधन का अधिकार संसद को ही है। अब इसमें एक ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। ये भी हो सकता है कि मौलिक अधिकार में किसी को संशोधन करने का अधिकार ही नहीं हो। एक्चुअली क्या है कि ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकार में संसद को आर्टिकल 368 के तहत
संसद को अधिकार है, वो संसद के विशेष बहुमत, विशिष्ट बहुमत, 2/3 बहुमत द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, और कई बार किया भी गया है। अभी अभी आपने पढ़ा है कि ये RTE, राइट टू एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, तो ये संशोधन द्वारा ही किया गया, और इसको मौलिक अधिकार में रखा गया संशोधन करके। तो संशोधन करने का अधिकार है, और ये संशोधन निश्चित रूप से अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट ही करेगी, लेकिन इसमें एक निर्बंध जरूर है कि मौलिक अधिकार में इस प्रकार संशोधन नहीं कर सकती है संसद कि इसके मूल ढांचा या मूल बनावट में कोई परिवर्तन हो जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि केशवानंद बनाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दे दिया है कि संसद संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा को छोड़ते हुए। इसमें आंसर होगा संसद। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन RTI एक्ट 2005 से संबंधित है? हम सभी जानते हैं कि RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम, जो संसद द्वारा 2005 में बनाया गया, उसी से रिलेटेड है, से संबंधित है। लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, ये नमित शर्मा बनाम भारत संघ, उपर्युक्त में कोई नहीं। एक्चुअली क्या है कि आप सभी जानते हैं कि ये केस का नाम, मुकदमा का नाम होता है वाद, जिसमें कुछ खास संगठन या कुछ खास व्यक्ति किसी राज्य पर, किसी संगठन पर या भारत सरकार पर मुकदमा करता है। ये मुकदमा प्रायः सर्वोच्च न्यायालय में ही जाते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय इस पर जो फैसला देता है वो एक तरह से स्थापित विधि हो जाता है। प्रावधान का रूप अगर संसद नहीं भी दे तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था रहती है, और इसका उल्लंघन कौन ही कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर होगा नमित शर्मा बनाम भारत संघ, इसीलिए कि नमित शर्मा बनाम भारत संघ में ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सूचना आयोग, जैसे सूचना का अधिकार हम लोग को मिल दिया गया है, और अगर सरकार प्रॉपर सूचना न दे, हमारे इस अधिकार का उल्लंघन करे, तो हम फिर क्या करेंगे? अपील करेंगे। तो अपील करने के लिए आयोग होता है। तो सूचना आयोग के बारे में, इसमें सूचना आयोग के ये न्यायिक शक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भाई कि सूचना आयोग जो है वह अर्ध न्यायिक संस्था है, न्यायाधिकरण के रूप में कार्य कर सकता है। उसी बात को कहा था नमित शर्मा बनाम भारत संघ में। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2012 में यह वाद आया था सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय ने बात कही थी इसमें, इसलिए इसका आंसर होगा C। और एक और बात है बहुत प्रमुख जो याद रखे, लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद। तो लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद जो है, इसमें जैसे आप पढ़ते हैं कि अगर कोई सांसद को या किसी भी व्यक्ति को अगर 2 साल से अधिक की सज़ा हो जाए तो फिर वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसी प्रकार का प्रावधान जो है, यह व्यवस्था जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें दिया था। लिली थॉमस बनाम भारत संघ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और नमित शर्मा में RTI से रिलेटेड, RTI जो आयोग होते हैं, जो सूचना आयोग जो है, इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, उसके स्टैट्यूटरी पावर को या फीचर को इसने क्लियर किया था। जुडिशियरी फीचर को इसने क्लियर किया था। तो आंसर हो जाएगा आपको C। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो देखिए, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, इस सब के जो मौलिक अधिकार हैं ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो इसमें जितना भी चीज़ है उसमें देखिए कि विधि के समक्ष समानता 14, यह है दोनों को, इंडियन को भी है, इंडियन सिटीजन को भी है, और एलियन को भी है, यानी विदेशी को भी है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये नहीं है। और जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में ये है, ये आर्टिकल 14 में है, 14 में है, ये है।
भारत और विदेशी दोनों को। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है, ये भी दोनों को है। और धर्मांतरण की स्वतंत्रता, धर्माचरण की स्वतंत्रता मतलब आप अपनी इच्छानुकूल कोई भी धार्मिक आचरण कर सकते हैं, बशर्ते इससे लोक व्यवस्था और आचरण की शुद्धता ना बिगड़े। ऐसा आर्टिकल 25 में कहा गया है। हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक रिलीजियस राइट मिला हुआ है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 25 कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा के अनुकूल किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। 3 अधिकार है आर्टिकल 25 में। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आप उसके अनुसार आचरण भी कर सकते हैं, उस धर्म के अनुसार। हर धर्म का अपना अपना आचरण होता है और आप उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो धर्माचरण का अधिकार ये आर्टिकल 25 में है और ये भी सबको मिला हुआ है। केवल आर्टिकल 19 से रिलेटेड जो राइट्स हैं या 15 से रिलेटेड जो राइट्स हैं और भी कुछ हैं, तो ये मेनली आर्टिकल 19 से रिलेटेड राइट्स इंडियन सिटीजन को ही है, एलियन को नहीं है। और हम सभी पढ़ते हैं कि आर्टिकल 19(1)(a) जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला आर्टिकल है, आर्टिकल 19(1)(a) में ये कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों को स्वतंत्र ढंग से व्यक्त करने का अधिकार होगा। तो चूँकि आर्टिकल 19 वाला है और आर्टिकल 19 फॉर एलियन को नहीं मिला हुआ है, विदेशी नागरिक को नहीं मिला हुआ है, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, इसीलिए इसका आंसर होगा बच्चा लोग बी। इसके बाद है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्न में कौन सा रीत जारी कर सकता है। देखिए ऑप्शंस हैं परमादेश, मैंडेमस, अधिकार परीक्षा, को वारंटो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये हैबियस कॉर्पस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन। और हम सभी जानते हैं, बराबर चर्चा होती है, आप भी पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे भी जाते हैं कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार किसको है, तो न्यायपालिका को है। लेकिन याद रखेंगे सभी न्यायपालिका को नहीं, यह केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही है और दोनों ही फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा। आप किसी भी नागरिक के मूल अधिकार का हनन होगा तो वो डायरेक्टली आइदर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और हाई कोर्ट में जाएगा। दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है नागरिक और आर्टिकल 226 226 के तहत वो हाई कोर्ट में जा सकता है। और जहाँ भी आप फंडामेंटल राइट के वायोलेशन के अगेंस्ट में आप अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट आइदर इन हाई कोर्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दोनों ही न्यायालय नागरिक के मूल अधिकार को बहाल करने के लिए आदेश विलेख रिट जारी करेगा और अलग अलग प्रकार के अधिकारों के वायोलेशन को फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए, री एस्टैब्लिश करने के लिए वो आपको उसके अकॉर्डिंग रिट जारी करेगा। तो वह कौन सा रिट है, और दोनों को सेम पावर है रिट जारी करने का, माने दोनों सेम रिट जारी करेगा, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आप सभी जानते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम तब खत्म होता है जब आपको इम्प्रिजन्ड कर दिया जाता है विदाउट काउज बताए हुए। और कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे उसके कारणों से अवगत कराया जाएगा। आपको कोई अगर डिटेन कर रहा है, ठीक है, और आपको उसका काउज नहीं पता चल रहा है, तो आप समझेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट का ये है वायोलेशन है और आप आइदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करवाएंगे। चूँकि आप तो जेल में बंद हैं, इम्प्रिजन्ड हैं, तो जैसे ही ये मामला जेल जाएगा न्यायालय में, तो न्यायालय तुरंत बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करो, रिट जारी करेगा। तो इसका आंसर होगा हैबियस कॉर्पस। इसके बाद है सूचना के अधिकार के संबंध में कौन सही है। यह एक राजनीतिक अधिकार है, कभी नहीं, पॉलिटिकल राइट नहीं है। यह एक संवैधानिक अधिकार है, कभी कहीं नहीं, क्योंकि संवैधानिक अधिकार उसको कहते हैं जिसको मेंशन किया गया है संविधान में, जैसे फंडामेंटल राइट संविधान में मेंशन किया गया है, जैसे लीगल राइट संविधान में मेंशन किया गया है,
कुछ पॉलिटिकल राइट का मतलब होता है कि जिससे राजनीतिक सत्ता का आदान प्रदान होता है, ये पॉलिटिकल राइट है। तो ये मेंशन है इनडायरेक्ट ये हाँ डायरेक्टली मेंशन है, लेकिन पॉलिटिकल राइट के नाम से नहीं मेंशन है, किसी अनदर राइट के नाम से मेंशन है। जैसे वोट करने का अधिकार, ये लीगल राइट भी है और पॉलिटिकल राइट भी है। लेकिन सूचना का अधिकार ना तो इसमें राजनीतिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार है और ना ही सामाजिक अधिकार है, यह विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार का मतलब होता है जो विधि द्वारा उपलब्ध कराई गई हो। विधि द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिकार को विधिक अधिकार, लीगल राइट कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि विधि द्वारा अधिकार प्रदान करने की शक्ति भारत के संसद को है, क्योंकि यह केंद्र स्तर पर विधि निर्मात्री सभा अर्थात विधायिका यानी लेजिस्लेचर है। और इसी ने 2005 में RTI एक्ट को बना के लागू करवाया था। तो यह चूँकि विधि द्वारा दिया गया अधिकार है, वैधानिक सभा विधायिका द्वारा कानून बना के दिया गया अधिकार है, विधिक अधिकार है, लीगल राइट है, इसीलिए इसका आंसर होगा ये आपको विधिक अधिकार है RTI। दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण RTI का हम लोगों ने सॉल्व किया, इसको इसी में फंडामेंटल राइट में ले लेते हैं। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस वाद में यानी मुकदमा में, आप देख लीजिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है उन सभी में बच्चा लोग आप देखेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन वाद यानी मूल अधिकार से संबंधित बहुत सारे वाद भी गए हैं न्यायालय में, और बहुत सारी बातें की बहुत सारी गुत्थियों को या उसकी व्याख्या कर करके मूल अधिकार का बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण किया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो है कि निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है। हम सभी जानते हैं कि मूल अधिकार, वैसे संविधान मूल अधिकार की कोई परिभाषा अपनी तरफ से नहीं देता, लेकिन मूल अधिकार वे अधिकार हैं जिनके सहयोग से ही किसी देश का नागरिक अपना समग्र विकास कर सकता है और जिस रूप में चाहे जिस दिशा में चाहे अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। उसी बात के बारे में एक कोटेशन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने मैंने किस मुकदमा के दौरान व्याख्या में कहा कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे, मतलब आपकी अपनी इच्छा है कि हम कैसा जीवन जिए, कोई नहीं रोक सकता है, तो जैसा उसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बना सकता है। ये आपकी मर्जी है। देखिए कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ये अंतर का बताता है कि गुलाम भारत और स्वतंत्र भारत में क्या अंतर है। और ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, जो बहुत ही प्रमुख वाद यानी मुकदमा है सर्वोच्च न्यायालय का, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद या पंजाब स्टेटवाद। तो इसका आंसर होगा बी, गोलकनाथ बनाम पंजाब स्टेटवाद। और अभी एक वीडियो और फंडामेंटल राइट पर आएगा, इसलिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बहुत टिपिकल पॉइंट वाले बचे हुए हैं और फिर इसको लेकर के विद्यापीठ पुनः उपस्थित होगा। और अगर आपको विद्यापीठ का कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और पुनः विद्यापीठ आप सभी के समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।